ज्वालामुखी हो गया था वो। ज्वालामुखी तो पढ़ा दिया था आप लोगों को। ओह, कल हम लोग ज्वालामुखी को तो पढ़ ही लिए थे। आगे बढ़ाएं आज। आज भर में आपका फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं। हाँ, आज खत्म कर देते हैं ना। क्या हुआ? हाँ लगेगा, क्या चिंता करते हैं। आज फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं। कल से इन्वायरमेंट पढ़ा देते हैं। हाँ, बिहार स्पेशल भी इस बार पढ़ाई होगा। हाँ, तो पिछले बार समय नहीं था तो एक दिन में पढ़ाई हुआ। इस बार समय है। ठीक है, आराम से पढ़ाई होगा। 16 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल में पीआरटी 16 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के मामले में किसी एक सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है बिहार स्पेशल। ठीक है, 16 क्वेश्चन है। जी हाँ, उससे ज्यादा किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 6 to 8 में भी पूछता है, 10 12 13 क्वेश्चन पूछता है। कहाँ रहती है, एग्जाम भी दे के आई तभी नहीं गिनी कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा। हाँ, रेडी है ब्रजेश जी? लाइव है तो इशारा दे दीजिए। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये कभी नहीं लिखा है सर कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्या चाहते हैं कि भात दाल मिला के सब आपके मुंह में एक ही बार डाल दिया जाए? थोड़ा सा अभी कुछ हाथ पांव मारिए ना। एक बार क्वेश्चन उठा लीजिए, खूब बढ़िया क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट से है। जौन सब्जेक्ट से है उसमें लिख दीजिए कि एगो इसमें आ गया, एगो इसमें आ गया, एगो इसमें आ गया, एगो इसमें आ गया। एक शानदार सा खाका बन जाएगा। हमको तो ऐसे ही याद है कि कौन सब्जेक्ट में कै को पूछ रहा है। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करिए उस पर, ठीक है? आए, 1 से 5 वाले में 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, माने मिनिमम 10 क्वेश्चन भूगोल से, कोर भूगोल से। हमने इसमें इन्वायरमेंट को नहीं मिलाया है। अगर इन्वायरमेंट मिला लेंगे तो 20 क्वेश्चन का वेट हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन। देखो कितना क्वेश्चन मैं आपका कवर करवा रहा हूं। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 20 को, और 16 क्वेश्चन अप्रॉक्स बिहार में। 20 16 36। मेरे एक क्लास का मतलब है 36 क्वेश्चन। अब 36 बहुत मायने ना रखता है जी। 36 को केवल हमसे पढ़ लो, और 36 को और इधर से उधार बाकी कर लो, तो 36 दूना 72, रिजल्ट पास। हाँ तो क्या होना है पीआरटी में? पीआरटी में हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। आपका है बेंच के नीचे आज छुप रही हैं। हाँ, पेन नहीं मिल रहा था। चलो, हमको लगा पुनः हम उसको भवा वही कहानी नहीं ना है। चलो, चलिए, वोल्केनो तो कल पढ़ ही लिए थे। ज्वालामुखी, कल बातें हुई थी ज्वालामुखी पर। अब इसमें क्या बचा था भाई? ज्वालामुखी पर पढ़े क्या थे कि ज्वालामुखी है क्या। दूसरा एक शब्द था ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता, ये भी एक शब्द है कि ज्वालामुखीयता क्या है, ज्वालामुखीयता क्या है। फिर हमने पढ़ा था ज्वालामुखी का प्रकार पढ़ा था। अगले हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी में पाए जाने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स कौन सा होता है। उस मटेरियल को भी हमने देखा था कि मटेरियल सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। गैसेज, ये 3 मटेरियल्स को भी हमने देखा था। आगे कारणों पर भी आपसे बात हुई होगी कि कारण क्या है। कारणों पर भी बात हुई होगी। स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी पर भी बात किए होंगे।
टोपोग्राफी पर भी बात किए होंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इतना ही तो पढ़ना है, इससे बाहर की कुछ बातें हैं कहिएगा बिल्कुल कोई बात नहीं है इससे बाहर के, ठीक है। तो इतना ठीक है सबका, आगे बढ़ाएं। चलो तो टॉपिक्स वो बदल दो और नेक्स्ट और एक शानदार टॉपिक आज लगा देते हैं आपका, आज खत्म कर देना है, ठीक है। हाँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। देखो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसा, तो इसका सबसे बेहतर शानदार उदाहरण देते हैं हम उबले हुए अंडे का, कि एक उबला हुआ अंडा ले लो और अंडा खाने से पहले इंसान क्या करता है उसको, हाँ ठकठका देता है ना, पहले ठकठका देता है पकड़ के उसको, और ऊपर वाले पार्ट्स उसके निकाल करके और फिर उसको अंदर में हाँ श्रीगणेश कर जाता है, समाप्त कर जाता है कि नहीं। चलो सुनो, ठीक है। सर आप कहाँ है, ये यूट्यूब थोड़े है कि पूछ रहा है ये सब कि सर आप कहाँ हैं, एकदम हम इस पर समय से आ जाते हैं, लेट यूट्यूब पर होता है, उस पर भी अब समय पकड़ लिए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी अब एकदम टाइम पर हो गए हैं, आज समय से ही आ जाएंगे। सुनिए, अच्छी बातें हैं। देखो तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण है उबला हुआ अंडा, अंडा ले लो और अंडा लेकर के सबसे ऊपर का पार्ट निकाल दो, सबसे ऊपर का पार्ट ही भूपर्पटी होता है, क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ही भूपर्पटी या क्रस्ट होता है। जस्ट उसके नीचे में चलिएगा, उसके नीचे में तो एकदम सॉफ्ट सा पार्ट मिलता है, अंडा में मिलता है क्या, हाँ मुंह में पानी नहीं आ जाए ऐसा बात सोच लेना। तो सॉफ्ट वाले भाव ही मेंटल है, सॉफ्ट वाला भाव ही क्या है, मेंटल है। और जस्ट इसके नीचे चलेंगे तो उसमें जर्दी मिलता है, क्या बोलते हो, जर्दी होता है, हाँ येलो वाला, यो जर्दी। बहुत हेल्थ कॉन्शियस वाला आदमी जर्दी नहीं खाता है कि भाई फैट बढ़ जाएगा, तो वो जर्दी निकाल के फेंक देता है। हम कहते अंडा काहे का खा रहे हो, कुछ देखते हैं कि निकलवा देता है, हम कहते काहे का खा रहा है, तब हटाओ उसको भी। तो ये जर्दी वाला क्रोड है, जर्दी क्या है, क्रोड है। आइए बोर्ड पर आइए, यहीं से निकाल लेते हैं भाई, यहीं से निकाल लेना है, बोर्ड पर आना है रे मेरे भाई। ये क्रोड है, ये क्या है, क्रोड है, यहाँ मेंटल है और ये भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी है। कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे निकालोगे आप इसको, ठीक है। यहां देखिए, इसी से तीनों से तो हम काट करके और इस पार्ट को निकाल देते हैं थोड़ा सा, तो ये किताबों में बना हुआ दिखता है। यह पृथ्वी का एक पार्ट है, एक पृथ्वी का एक पार्ट है, जिसमें कुछ शब्द और लिख करके रखना कि ये कोर, इसको देखना। सबसे प्रारंभिक स्तर पर इसका क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया सियाल, क्या बोलते हैं, सियाल। इसको सीमा, सियाल सीमा, और बीच वाला नीफे, बीच वाला नीफे। सियाल किसका किसका मिश्रण है, हाँ सिलिका प्लस एल्युमिनियम का, सिलिका प्लस एल्युमिनियम का। सीमा, हाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम का मिश्रण है, मैग्नीशियम का मिश्रण है। और नीफे में है निकेल प्लस फेरस, निकेल प्लस फेरस, निकेल प्लस फेरस, ये निकेल और फेरस है। निफे में क्या है, निकेल और फेरस है। निकेल में सियाल, सीमा और निफे, सियाल सियाल सीमा और निफे ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, सियाल सीमा और निफे ही बोलते हैं मेरे भाई। इसको ऐसे लिखा मिलेगा, सियाल ये सीमा
और ये निफे, सियाल, सीमा और निफे। ये शब्द से बना है। ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ये सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम, और ये निकेल प्लस फेरस, निकेल प्लस फेरस। ठीक है, आगे बढ़ाएं। हाँ लिखो, प्रेम से लिखो, शिद्दत से लिखना है। ठीक है, क्योंकि आज ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पीजीटी टीईटी वाले लोगों को पढ़ाएंगे ना। अब हमारे पीआरटी वाला लाल लाल ये सब काहे का पढ़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी? ये सबको दुनिया से कोई काम नहीं है। अब जाके छोटका बच्चा सबको दुनिया पढ़ाने लगेगा सब, तो और बाउंस हो जाएगा उस सबको। हाँ हाँ हाँ, अब उसको जाके अब अमेरिका समझाइए, ऑस्ट्रेलिया समझाइए, तो समझेगा? आएगा, समझेगा? हाँ, उसको इंडिया का ज्योग्राफी समझाइए। निकेल प्लस फेरस, निकेल और फेरस, फेरस मतलब होता है लोहा, निकेल और लोहा से बना है। किसका बना है ये? निकेल और लोहा का बना है, निकेल और लोहा का बना है। सब लोग ठीक हो? हाँ, निकेल और लोहा का बना है। ठीक है सबका? चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर का जो भाग है भूपर्पटी, क्रस्ट, सबसे ऊपर का भाग है भूपर्पटी या क्रस्ट। ये भूपर्पटी या क्रस्ट भी दो दो भाग में बटा होता है। कितने भागों में? जी हाँ, ये दो भाग में बटा होता है। ये दो भाग में बटा हुआ है, ये दो भाग में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इसमें महाद्वीपीय क्रस्ट। एक कौन सा है? महाद्वीपीय क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय भूपर्पटी। और इसी में एक होता है महासागरीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी। एक महाद्वीपीय भूपर्पटी और दूसरा महासागरीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी। अब महाद्वीपीय भूपर्पटी किसका बना है? ग्रेनाइट का। ये किसका बना है? ग्रेनाइट का। किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। जबकि महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट से हुआ है। इसका निर्माण यहाँ बेसाल्ट से हुआ है। महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। दिक्कत है? सुनो, और दोनों को जो संलयित करने वाली लाइन है, जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को बोलते हैं कोनराड की रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? कोनराड की असंबद्धता रेखा, कोनराड की असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा, कोनराड की असंबद्धता रेखा। फटाफट लिखना है। भूपर्पटी दो भागों में, एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय। महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों का जो संलयित क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? कोनराड की असंबद्धता रेखा, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड की असंबद्धता बोला जाता है। दिक्कत है? ठीक है? नहीं, चलो। ये कितने किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर तक होता है। ये औसतन 30 किलोमीटर तक, औसतन 30 किलोमीटर तक। हालांकि महाद्वीपीय क्रस्ट 75 किलोमीटर तक हो सकता है और महासागरीय क्रस्ट 10-15 किलोमीटर तक होता है। दोनों का जब औसत निकाला जाता है तो कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर तक का यह क्षेत्र होता है। ठीक है सबका?
अच्छा, इसके बाद बारी आती है मेंटल की, बारी आती है मेंटल की। यहां देखना, ये ऊपरी मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल है, और यहां पर निचली मेंटल है। ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है, निचली मेंटल है। ऊपरी मेंटल और कितना किलोमीटर तक? हाँ, 700 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर तक, निचली मेंटल 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा असंबद्धता है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा असंबद्धता है? तो मोहों की असंबद्धता रेखा। कौन सी? मोहों की असंबद्धता। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहों की असंबद्धता है। फटाफट लिख लेना है, इसे मोहों की असंबद्धता कहा जाता है। मोहों की असंबद्धता कहा जाता है, मोहों की असंबद्धता कहा जाता है, मोहों की असंबद्धता कहा जाता है। मोह एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम मोह असंबद्धता रखा गया है। ठीक है, वो नाम है एक साइंटिस्ट का। क्यों खड़ा है भाई? एक तो बीच में एंट्री मारता है, पता है ना बीच में कौन एंट्री मारता है? नहीं पता है? बताइए दे। बेइज्जती घोर बेइज्जती है। बेइज्जती कम रहता तो नहीं सोच, इतना नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, गांव में पहले नाच उच होता था, नाच होता था, नाच देखा आपने? हाँ, बड़ा का बड़ा लोक नृत्य है बिहार का लौंडा नाच, नहीं देखा है आप लोगों ने? अरे लोक नृत्य है बिहार का, हंसने की क्या बात है। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर उसी से बिलोंग्स करते थे। अभी पद्मश्री रामचंद्र माझी उसी से बिलोंग्स करते थे। आज खेसारी लाल उसी दुनिया का इंसान है कि नहीं है? उस नाच में जब लोग नाच देखते देखते थक जाता था तो एगो बीच में एंट्री मारता था, उसको क्या बोलते थे? जोकर। जोकर कहीं का है कि नहीं है? और कमोबेश कपड़ा रूप रंग वैसे ही रहता था। ठीक है। चलो, आवाज ही आ गया। ठीक है, एकदम नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़िए। कहाँ है हम लोग? मोह की असंबद्धता रेखा। चलिए ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आना। 2900 किलोमीटर के बाद जस्ट यहां मिलेगा कोर। क्या मिलेगा? कोर। और कोर में है एक बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर 5150 किलोमीटर तक, 5150 किलोमीटर तक। जबकि सेंटर कहां पर? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक। इसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग की असंबद्धता रेखा। निश्चित रूप से ये गुटेनबर्ग की असंबद्धता है, गुटेनबर्ग है। और ये लेहमैन है, ये लेहमैन की असंबद्धता है, लेहमैन की असंबद्धता है, असंबद्धता है, लेहमैन की असंबद्धता है। डिसकंटिन्यूटी, जहां दोनों के गुण मिले, जहां दोनों के गुण मिलता है उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कि सपोज ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां वाह्य वाह्य कोर का भी जो है गुण है और आंतरिक कोर का भी, जहां सम्मिलित क्षेत्र है उसी को डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता कहा जाता है। कि इसी से ये जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। कमाल की बात है ना, सब कमाल की बात है। पढ़िए, सब लोग पढ़िए। ठीक है, जीवन में अंतिम सच्चाई यही है कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मोह की असंबद्धता, मोह की क्या पूछ रही है? हाँ, मोह किसको? ये ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के, याद रखिएगा। ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और यहां ऊपरी मेंटल है। तो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के। ठीक है, हाँ निश्चित रूप से यही कहा ही जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की असंबद्धता को मोह की असंबद्धता कहा जाता है। इसी को मोह की असंबद्धता। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बोर्ड पर रहिए।
पूछू ना, उससे नीचे है ही क्या। ठीक है, ये सेंटर है इसका। पृथ्वी क्या है मेरे भाई, एक पिंड है। पृथ्वी क्या है, एक पिंड है। अब इस पिंड का एक सेंटर होगा ना, जैसे ये माइक है, एक पिंड है, इसका एक सेंटर तो होगा। अब इसके नीचे आप कौन सी ढूंढिएगा, सीधी बात है, एक पत्थर का टुकड़ा मान लो, तो पत्थर के टुकड़ा का सबसे सेंटर कहाँ, 6371 है। अब उसके बाद कहाँ जाइएगा, सेंटर तो मिल ही गया ना। ठीक है, आप कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं, उसे बाहर निकलिए। ठीक है, ठीक है सबका, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब जैसे ही आप पृथ्वी पर, ऐसे 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 आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। सुनिए, जिस दिन मैं भूकंपीय तरंगों को पढ़ाता हूँ, उसी दिन समझा देता हूँ कि मेरे भाई, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम भूकंपीय तरंगों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, वहां तक पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। रूस ने कहा कि हम खोद देंगे कि तुम कहाँ तक हो, तो खूब खोदा है, तो 18 किलोमीटर अपने कोला प्रायद्वीप पर वो खुदाई किया, तो 18 किलोमीटर खोदा। उसके बाद उसके सारे साइंटिस्टों ने सरेंडर मार दिया कि सर इससे नीचे जाना संभव नहीं है, इसे नीचे हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो वो रह गया ना, तो वो खोद के देखना चाहता था कि है क्या। तो इसको हम कैसे पता किए, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से ही इसका पता किया गया। देखो, भूकंपीय तरंगे कहाँ से मूव करने लगी, कहाँ से घूमने लगी, इसी को ज्योग्राफरों ने अध्ययन करके ये सब दूरियां दिया है कि कहाँ पर उसका क्या रूप होता है। जैसे 2900 किलोमीटर पर ये आता है ना, यहाँ से इस तरंगे घूम जाती है। पता है कि सर 2900 किलोमीटर के बाद वो मेंटल वाला रीजन से, जो मेंटल का रीजन कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो भूकंपीय तरंगों से हम इसका पता करते हैं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। चलिए, इसको आगे बढ़ाएं, बस जो काम की बातें पढ़ते हैं ना उसी को सुनो। अब जैसे ही गहराई बढ़ाते जाओगे, गहराई बढ़ाते जाओगे, जैसे ही गहराई बढ़ते जाएगी, जैसे ही गहराई बढ़ते जाती है, ये गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होता है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होता है। गहराई बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। दिक्कत है, कहीं भी गहराई बढ़ाओगे तो वहां का तापमान बढ़ता है। और तापमान कैसे बढ़ता है सामान्य केस में, ये लिख करके रखना तापमान के पास कि कैसे बढ़ता है सर, कि प्रत्येक 32 मीटर पर, 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर कितना, हाँ 1 डिग्री सेल्सियस, 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है। तापमान का वृद्धि कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़े, इजाजत हो तो आगे बढ़े। चलो, इसके बाद इसमें घनत्व भी बढ़ता है। 32 मीटर रे मेरे दोस्त, 32 मीटर पर, ठीक है, और ऊपर जाएगा ना तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नीचे 32 मीटर पर और ऊपर में 165 मीटर पर, दोनों याद रखनी है ना, दोनों याद रखने हैं। घनत्व क्या है, तो गहराई गहराई बढ़ने के साथ ये घनत्व भी बढ़ता है। जैसे गहराई बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ता है। जैसे यहाँ देखोगे कि घनत्व पर तीन बातें, तीन बात लिख करके रखना कि सबसे ऊपर यानी क्रस्ट में, यानी क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो 2.9 ग्राम CM³ है, 9 ग्राम CM³ है। जबकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है ये 5.5 ग्राम CM³ है, 5.5 ग्राम CM³ है। और केंद्र का, जो सेंटर का केंद्र का घनत्व है वह 13 ग्राम CM³ है, 13 ग्राम CM³ है। तीन चीज है इसमें, 13 ग्राम CM³ आता है। ठीक है सबका, हराइए उसको, अंदर अंदर नहीं पढ़िए, बस दो तीन चीजों को पढ़िए, जैसे जैसे आप आएंगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, दिक्कत है।
आपसे पूछा जाएगा, अक्सर क्या पूछा जाता है आपसे कि क्रस्ट का या पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व कितना है। हाँ, ये 2.9 ऊपरी क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट में ठीक है। हाँ, ये 2.9 CM³ है। क्या हो गया तुम लोगों को? देखो वो कंबल लेके आओ ना, ठंडा लगेगा तो कौन उपाय है। ठीक है सबका, चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। ज्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट लिखना होता है ना। लिख लेना क्रस्ट में या कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की संरचना, सबसे ऊपर से लिखते आएंगे। जी हाँ, क्रस्ट की संरचना। दो बातें आपसे पूछी जाएगी, दोनों बात को मैं लिखवा दे रहा हूं। क्रस्ट की संरचना, कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की संरचना। क्रस्ट, हाँ 13 ग्राम CM³ है, 13 ग्राम CM³ है, 13 ग्राम CM³ है। कितना है? 13 ग्राम CM³ है। ऑक्सीजन है क्रस्ट में, सबसे पहले क्या, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। कॉपी में लिखो, कितना परसेंट पाया जाता है, 46.6%, 46.6%। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या, ऑक्सीजन है। कितना परसेंट, 46.6% है, 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन है, सेकेंड क्या है, सिलिकॉन है, सेकेंड सिलिकॉन है, सिलिकॉन है 27.72%। केवल 27 भी याद रहे तो काम चलेगा, 27% लगभग। तीसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, मिनियम लगभग 8%। एल्यूमिनियम कितना परसेंट, 8%, 8% है। इसके बाद आयरन भी है 5%। अब इसके बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये लगभग 5% है, आयरन के बाद 5% है। फिर इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सबका मात्रा होता है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा किसका है। ये तो क्रस्ट का हमने पढ़ा ना, सबसे ज्यादा मात्रा किसका है, किस किस तत्व की सबसे ज्यादा मात्रा है, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा किसका मात्रा है। हेडिंग लगा लीजिए, संपूर्ण पृथ्वी की संरचना, संपूर्ण पृथ्वी की संरचना, कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हाँ, एल्युमिनियम के नीचे आयरन लिखे हैं, एल्युमिनियम के नीचे आयरन लिखे हैं, एल्युमिनियम के नीचे आयरन लिखे हैं, सबका ठीक है। जस्ट एल्युमिनियम के नीचे क्या लिखा है हमने, आयरन को लिखा है। एल्युमिनियम के नीचे आयरन को हमने लिखा है। आए, सबसे ऊपरवा वाला भूप्रपटी जमुना पर हमनी के बानी से, हाँ हाँ खेती वेती करते हैं वो, वाह।
आ जौन अंदर में बा ओकरा कहल जाला मेंटल, ओकरा नीचे कोर। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ाओ। होल अर्थ में, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में, होल अर्थ सबसे ज्यादा क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। कपार फड़वाएगा जी। सबसे ज्यादा आयरन है। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा आयरन है। कितना परसेंट? लगभग 35%, अप्रॉक्स। देखिए सब इसी क्वेश्चन पर बोल्ड हो जाता है कि नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। आयरन 35% है। इसके बाद ऑक्सीजन है सेकंड। भाई वो क्रस्ट है, 3 लेयर में से एक लेयर वो है, और ये तीनों लेयर को मिला दिया गया। तीनों लेयर मिलाने के बाद सबसे ज्यादा क्या है? आयरन है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। सेकंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 30% है। ऑक्सीजन अप्रॉक्स 30% है। फिर सिलिकॉन है 15%। सिलिकॉन है 15%। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया इतना ही। सिलिकॉन है 15%। ये टोटल संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का ये स्टेटस बनता है। संपूर्ण पृथ्वी का यही स्टेटस बनता है। सिलिकॉन कितना परसेंट है इसमें? 15% सिलिकॉन है। 15% सिलिकॉन है। ठीक है सबका? अच्छा, हेडिंग लगा लेना अक्षांश और देशांतर। हेडिंग लगा लेना है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। लेटीट्यूड एंड पढ़ा दिए हैं। अक्षांश देशांतर पढ़ा दिए हैं। तब इसको तो स्विच करो जब पढ़ा दिए हैं तो। ठीक है, जब पढ़ा दिए हैं तो स्विच करिए, आगे बढ़ाएं। पढ़ा दिए हैं तो आगे बढ़े। कोई ऐसा आदमी जो सब नहीं पढ़ा हो? पढ़ा दिए ना क्लास में? चलो ठीक है। अगर ये निकल गया तो छोटी छोटी 2-3 बातों को समझ लेना है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, छोटी छोटी बातें हैं, ये भी पढ़ा दिए हैं। है? यही तो हम सोच रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, ही लोग से बात तो कर लिया जाए। जो लोग नहीं पढ़ा है मेरे भाई, 2 मिनट मेरे साथ रहो, ठीक है? बाकी जो पढ़ लिए बहुत अच्छी बातें हैं। हमको लगता है कि इधर जब बैच शुरू हुआ है तब से पढ़ाई नहीं हुआ है, हो सकता है पहले हुआ हो। हाँ? कब? कब? हाँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कितना आदमी पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को? बताओ, ये सिद्धांत दिया किसने? आए? कब दिया है? 1920। बताइए।
आप ही तो ज्यादा तेज तेज बोल रही थी कि पढ़ाई हो गया है सर। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? आ, मैडम ऐसे कैसे काम चलेगा? ये थियरी अल्फ्रेड वेगनर ने कहाँ दिया था? उनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इस थियरी की चर्चा की गई थी? ठीक है, ज्वार भट्टा निश्चित रूप से पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन वाला सभी कह रहा है कि सर नहीं हुआ है सर। कुंदन 10-10 मिनट में पढ़ा देते हैं सबको, आज खत्म कर लेना है ना हम लोगों को ज्योग्राफी। अब केवल टीजीटी और पीजीटी वाले लोगों का बचेगा, बाकी पीआरटी वाले लोगों का कहानी खत्म। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों को पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल या फिर इन्वायरमेंट। देखते हैं, बात कर लेते हैं आज मैनेजमेंट पर कि क्या पढ़ाना क्या है। ठीक है, जैसे ऊपर से आदेश होगा वो सब्जेक्ट आप लोगों का शुरू हो जाएगा। सुनो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, लेकिन ये छपा था 1915 में। बोर्ड पर रहिए। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर एक ज्योग्राफर थे, अमेरिकी साइंटिस्ट हुआ करते थे। यह थियरी को दिया, इसका प्रतिपादन किया था 1912 में, 1912 में। जबकि यह थियरी जो है थियरी को उनके बुक में छपा था, किताब में छपा था 1915 में। कौन सी बुक थी अल्फ्रेड वेगनर की जिसमें ये थियरी छपा हुआ था? बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इनकी किताब कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इसी में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने इस सिद्धांत को दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, जिसका 1915 में छपा था द ओरिजिन ऑफ चंद्रग्रहण पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, वो बहुत आसान चीज है। फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, 5 मिनट में खत्म कर लेना है इसको। थियरी को दिया था उसने, फॉरवर्ड किया था, पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड बोलते हैं, प्रतिपादन कर देना। ठीक है, हाँ 1915 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन। इसीलिए अगर अंग्रेजी वाला वो कहा जाता है कि वो तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन। आगे बढ़ाएं। इसकी मान्यता क्या थी मेरे भाई? इस थियरी की मान्यता क्या रही है? एजम्पशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एजम्पशन। इसकी मान्यता क्या रही है? तो अल्फ्रेड वेगनर की मान्यता थी कि कार्बोनिफेरस युग में, किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में ये संपूर्ण महाद्वीप एक साथ बंधे हुए थे, संपूर्ण महाद्वीप एक साथ बंधे हुए थे, संपूर्ण महाद्वीप एक साथ बंधे हुए थे, जिसके ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, और जस्ट नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। और बीच में 33 सागर होता था, बीच में 33 सागर होता था, बीच में 33
सागर होता था। कौन सा सागर था? बीच में तेथिस सागर था। दिक्कत है। और चारों तरफ ये एक महासागर फैला था। इसी महासागर का नाम क्या है? पैंथालसा। कौन सा महासागर है? पैंथालसा। कॉपी में बना लो, इसी को बोला जाता था पैंथालसा महासागर। उसने कहा था पैंथालसा महासागर। आपके जरूरत भर ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये तो सिविल वाले बैचों में 4 से 5 घंटा पढ़ाई होता है। पैंथालसा महासागर था, ठीक है, पैंथालसा महासागर था। 2-3 बात आपसे पूछेगा कि किस युग में पेंजिया था? पेंजिया किस युग में था? किस युग में था? जी हाँ, कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया अवस्थित था। पेंजिया टूटा कब? टूटा कब मेरे भाई? पेंजिया टूटा कब? जुरैसिक काल में। किस काल में टूटा है? जुरैसिक काल में आकर के पेंजिया टूटना शुरू हुआ। जुरैसिक काल में पेंजिया टूटा भी है। दोनों बात लिखो। जी हाँ, सब 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 पंजाबी। अंगारालैंड, गोंडवानालैंड और तेथिस के संयुक्त को पेंजिया कहा जाता था। इसी को पेंजिया कहा जाता था। इसी को पेंजिया कहा जाता था। जितना एब्सेंट है कल से सब बिहार स्पेशल पढ़ने पहुंच जाएगा, है कि नहीं है? और एकदम 9 बजे से पहले एंट्री मारना है आप लोगों को। 9 बजे कल गेट बंद करवाते हैं। हम लेट करने वाला का खैर नहीं है। अरे भाई, मैं आपका टीचर हूँ, मार्गदर्शक हूँ, गाइडर हूँ। मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ और आप हमेशा लेट आते हो। मैं कभी लेट नहीं आता हूँ, ये भूल जाइए। इनकेस अकस्मात कभी घटना घटती है तो मैं लेट हो जाता हूँ। अरे, पहले मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं थी, हमने सुधार लिया अपनी आदत को कि पहले मैं थोड़ा लेट नाइट तक जगता था, 2, ढाई, 3 बजे तक जगता था, फिर सोते थे तो लेट हो जाता था। अब मैं यहाँ से सेशन लेने के बाद जाता हूँ और आजकल 12 बजे सो जाता हूँ और 5 बजे जग जाते हैं, तो अब कभी लेट नहीं होता है। 12 बजे सोए और 5 बजे जगे, कहानी खत्म। हाँ, तो इसलिए क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता था। अब कुछ सोचता हो, कुछ लोगों को तो 5 घंटा नींदे बुलाने में लगता है। तो आपसे ये दुनिया भारी है, ये दुनिया छोड़ के जाइए, है कि नहीं है? जिसको 5 बजे लोरी सुनने का आदत है, 2-2 घंटा लोरी सुनेगा तो नींद आएगा, उसको काम चलेगा रे? हाँ। उसके लिए दुनिया नहीं है। क्या जी? हाँ। हाँ। पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में था। वह टूटा कब? तो जुरैसिक काल में टूट गया। ये जम्पसन है, काहे इंग्लिश लिखिएगा, मान्यता केवल लिखिए ना, ठीक है? लिख के भी टेंशन में पड़िएगा, उससे क्या फायदा? देखो, वही आदमी स्वस्थ है जिसको 5 मिनट में नींद आती है। वो समझ लेना कि तुमको किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हर स्तर पर स्वस्थ हो। जिस आदमी को बिछावन पर जाने के बाद, बेड पर जाने के बाद करवटें बदलते 2 घंटा बीत जाता है, उसको या तो साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, ना तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, वो स्वस्थ नहीं है। हाँ। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ। हाँ, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ा। ये कैसे टूटा? एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अंगारा लैंड टूट करके क्या क्या बना? अंगारा लैंड टूट करके क्या क्या बना? अंगारा लैंड के हिस्सा कौन कौन से बने हुए हैं? हाँ, लिखते जाना। अंगारा लैंड कंसिस्टेड ऑफ, फटाफट लिखो। अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या बना है इससे? उत्तरी अमेरिका, इसी से ग्रीनलैंड बना है, इसी से ग्रीनलैंड बना है, इसी से यूरेशिया बना है, इसी से, जी हाँ, यूरेशिया बना है, इसी से यूरेशिया बना है, इसी से यूरेशिया बना है। ये अंगारा लैंड का पार्ट है ना? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। गोंडवाना लैंड में लिखो, गोंडवाना लैंड में
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दक्षिण अमेरिका, जी हाँ, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, जहां ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका, भारत, भारत, अंटार्कटिका। ये किसको लिखना है? अंटार्कटिका। इंडिया के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, चलो थोड़ा सा अंदर चले। ये पेंजिया क्यों टूटा? पेंजिया को टूटने का कारण क्या बताया है उन्होंने? दो चीज पढ़ लेते हैं कि पेंजिया टूटा क्यों। इसमें दो चीज, एक तो इसका कारण पढ़ लेना, एक तो इसका कारण पढ़ लेना और दूसरा प्रमाण पढ़ लेना है। दूसरा प्रमाण पढ़ लेना है कि वेगनर ने कौन सा कारण बताया है, वेगनर ने कौन सा कारण बताया है। एकदम समराइज कर देना कि पेंजिया क्यों टूटा। आपके मन में भी भावनाएं आ रही होगी कि पेंजिया क्यों टूटा। ठीक, कितना अच्छा होता कि आज दक्षिण अमेरिका वाले हमारे पास होते। नहीं ठीक होता क्या? हाँ, फायदा क्या होता है? फायदा ही फायदा था। इतनी डाइवर्सिटी जो है विश्व में, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं होती। हाँ, एक साथ रहते। अखंडता के लिए तो पूरी दुनिया मर रही है। सुनो, ये टूटा क्यों? तो इसका दो कारण बताया। एक उत्तरी प्रवाह, एक उत्तरी प्रवाह ये उत्तर की ओर, और दूसरा बताया है पश्चिमी प्रवाह कि पश्चिम की ओर टूटा है। उत्तर की ओर टूटने का कारण क्या? कि ध्रुवों पर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, ध्रुवों पर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा होना। क्यों टूटा है? ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के ज्यादा होने से टूट क्यों गया? कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था इसलिए टूटा। दूसरा इसी में कि सियाल सीमा पर उत्प्लावित है, सियाल सीमा पर तैर रहा है, सीमा पर तैर रहा है, तैर रहा है। पहला कारण ये बताया गया। ठीक है, थोड़ा गंभीर बात पढ़ा रहे हैं, दिक्कत हो तो बताना। उत्तरी प्रवाह में सियाल सीमा पर तैर रहा है, उत्प्लावित है, फ्लोटिंग है, फ्लॉट कर रहा है। ठीक है, सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। सुनो, यहां देखो, इससे इसके टूटने का पहला कारण बताया कि जो ये आप देख रहे हो ना, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, और इन ध्रुवों पर ग्रेविटी ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। अब जैसे ग्रेविटी ज्यादा होगा तो इसको अंदर की ओर दबाएगा, इसको नीचे की ओर डाउन करेगा, दबाएगा ना। अब इधर वाला क्षेत्र ऊपर वाला उठेगा, तो किसी भी चीज को ऐसे पकड़ के आप अंदर की ओर दबाते जाओ तो यहां तो उठेगा। दूसरा एक बल नीचे काम कर रहा है कि ये ऊपर वाला सियाल है, नीचे सीमा है, सियाल ठोस है, सीमा लिक्विड है। तो ये सियाल इस सीमा पर उत्प्लावित है, मतलब तैर रहा है। तो कोई चीज को भी पकड़ के ऐसे दबाओगे तो खींच के टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? अरे गांव में गन्ना उना नहीं तोड़ा है जी? हाँ, तो समझो ना, हुए गन्ना उना टूट रहा था, इसी पर पकड़ के ऐसे खींच दिए, प्लॉट कर गया यहां से, और इस प्रकार उत्तर की ओर टूटा है। लोगों ने कहा कि उत्तर की ओर तो टूट गया, ये बताओ पश्चिम की ओर काहे टूटा? क्योंकि ये टूट करके नॉर्थ अमेरिका बना रहा है। अंगारा लैंड से टूट करके क्या बन रहा है? नॉर्थ अमेरिका बन रहा है, जबकि गोंडवाना लैंड से टूट करके साउथ अमेरिका बन रहा है। इससे साउथ अमेरिका बन रहा है। इस टूटने का कारण क्या है? वेगनर वेगनर ने कहा कि सर, इस टूटने का कारण है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन दिशा, पृथ्वी का घूर्णन दिशा। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो आप कोई भी, ये देखो पश्चिम से पूरब खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ के
कोई भी चीज अगर टूटता है तो कब टूटता है वो? अप में कि डाउन में? अप में कि डाउन में? नहीं, जब भी टूटेगा देखना डाउन में टूटता है। जैसे यहां से पकड़ के आज इसको घुमाओगे ना तो रिलैक्स होगा, मन से छटक के चल जाएगा। अप में नहीं, डाउन में टूटता है वो अक्सर। हम लोग को भी अगर फेंकना होता है किसी चीज को घुमा के तो अप में नहीं फेंकते हैं। कब फेंकते हैं? ऐसे अगर हमको इसको पकड़ के अगर फेंकना हो तो देखना कैसे सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरता है ये। तो जब हम यहां से घूमे, ये अप है तो अप में नहीं फेंक करके कहां फेंकेंगे? जब डाउन हो रहे हैं तब फेंकेंगे। क्यों डाउन पर फेंक रहे हैं जी? कि पृथ्वी के इस घूर्णन का भी लाभ इसको मिल रहा है। और देखो ये ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा, गिरता है ना। थोड़ी सी गंभीर बातें हो गई आज क्लास में आप लोगों के साथ। इतना गंभीर तो शेयर नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। हाँ, बातें समझ में नहीं आई? ये पश्चिम की ओर टूटने का कारण क्या है? तो पश्चिम की ओर टूटने का कारण दो बता दीजिएगा। कि सर एक कारण है पश्चिम की ओर टूटने का कि पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन परीक्षा में पूछेगा कि पृथ्वी का घूर्णन। और दूसरा कारण बता दीजिएगा यहीं पर कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो कारण रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दिक्कत है? किसी धुरंधर को कोई दिक्कत है? प्रमाण क्या है मेरे भाई कि टूटा था? प्रमाण बताओगे? चलो 2 मिनट में हमने वादा किया था खत्म करने के लिए, इसलिए खत्म तो करेंगे ही। प्रमाण में लिखो, नंबर 1 वाला प्रमाण में लिख लो। नहीं लिख रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं? रेगुलर नहीं रहते हैं। कल से हो जाइएगा आप, क्योंकि बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। जो आपके हित मित्र सगे संबंधी जितने लोग एब्सेंट है सूचना दे देना। हाँ, निश्चित रूप से लेते आइएगा। वो सब मैनेजमेंट ना बात करेगा जी। टीचर का तो काम है सेवा करना। हमको तो ले जाके अगर आप लोग पढ़वाओगे कि सर चल के गांधी मैदान में खड़ा होके पढ़ाइए, आपको पैसा देते हैं तो हम गांधी मैदान में पढ़ाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से आप लोग पैसा दीजिएगा। अगर मैनेजमेंट पैसा देगा कि जाके गांधी मैदान में पढ़ाओ तो वहीं पढ़ाएंगे ना। रात में चिल्लाते हैं यूट्यूब पर तो यहाँ कौन होता है? कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं। कौन चिल्वा देता है? पैसवा चिल्वा देता है ना। चिल्लाता है कि नहीं? हाँ, नहीं तो काय का चिल्लाते? भूत की तरह अकेले रहते हैं, कोई ना अगल बगल कुछ नहीं है भाई, अकेले चिल्ला रहे होते हैं। तो वो कारण क्या है सर? पैसा में एनर्जी कहाँ है? पैसा में। लोग कहता है कि ये अनार खाओ, ये जूस पियो, वो जूस पियो, ऊर्जा मिलेगा। हम कहीं ऊर्जा नहीं है सर, सब ऊर्जा है पैसा में। सब गर्मी पैसा में है, समझ रहा है? आ, पैसा है, समझ के रखना। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा उस दिन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये ऑनलाइन चल रहा होगा। चलिए ठीक है, एक लाइन लिखिए, फटाफट लिखिए। प्रमाण में लिख लो। प्रमाण में क्या प्रमाण है हमारे पास? तो नंबर 1 पहला प्रमाण क्या है कि अटलांटिक के तटों में समरूपता। अटलांटिक के तटों में समरूपता, पहला प्रमाण क्या है? अटलांटिक के तटों में समरूपता। अटलांटिक के तटों में समरूपता। अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जाकर के घर पर एक बार दीदार करना। अटलांटिक के दोनों तटों का यहाँ दीदार करना। उस क्रम में आपको क्या मिलेगा सर? कि ब्राजील के पास
जो उभार है वही अफ्रीका में गिनी के तट के पास धसाव है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के पास जो उभार है वही अफ्रीका में गिनी के तट के पास धसाव है। लगता है कि दोनों को पकड़ के अगर बंद किया जाए तो जबरदस्त जिगजॉग फॉर्म में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, ऊपर में भी चल के पकड़ लो, अटलांटिक को ग्रीनलैंड के पास से पकड़ के और आपस में दबा दो। ये आगे फिर से एक हो रहा है, फिर से एक हो रहा है। अब ज्योग्राफरों ने यह भी माना है कि आने वाले समय में फिर से एक बार पेंजिया बनेगा, सब टूटेगा, सब टूट करके पुनः एक बार पेंजिया बनेगा। और उसका सिम्टम कहां से मिल रहा है कि अफ्रीका में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, ये टूट रहा है। तो ये टूट के फिर आकर के जुड़ते जुड़ते एक बार बनेगा, लेकिन एक साल में नहीं बनता है, ये करोड़ों अरबों वर्षों की घटना है। एटलस में कौनो वर्ल्ड निकाल लीजिए ना, वर्ल्ड, कोई वर्ल्ड निकाल लीजिए उसमें, ठीक है। चलो सुनो, तो पहला तो हमने दिखा दिया, दूसरा देखो, दूसरा देखो, सुनो। कुछ लोग एटलस को देख रहा है, आओ बोर्ड पर हो। अब यहां ये अफ्रीका, तो अब यहां ब्राजील के पास जो उभार है वही यहां गिनी के तट के पास धसाव है। दूसरी बात ध्यान देना, दूसरी बात ध्यान से सुनना कि यहां जो चट्टानें मिलती है ना, यहां जो चट्टानें मिलती है वही चट्टान यहां अफ्रीका में भी मिलता है, वही चट्टान अफ्रीका में भी मिलता है। यहां जिस प्रकार के खनिजों का खनिज प्राप्त होते हैं वही खनिज अफ्रीका के भी इस तट पर प्राप्त होते हैं, इस तट पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्रमाण है ना। एक और, एक दो प्रमाण और लिख लो। जी हाँ, प्रमाण लिखो। समशीतोष्ण कटिबंधों में, समशीतोष्ण कटिबंधों में, समशीतोष्ण कटिबंधों में कोयला का प्राप्त होना, समशीतोष्ण कटिबंधों में कोयला का प्राप्त होना, समशीतोष्ण कटिबंधों में कोयला का प्राप्त होना, समशीतोष्ण कटिबंधों में कोयला का प्राप्त होना। देखो, कोयला की उत्पत्ति किस काल में हो सकती है, किधर हो सकता है, कोयला किधर फॉर्म हो सकता है? तो हमने आपको पढ़ाया है इंडियन फिजियोग्राफी में कि कोयला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही फॉर्म होते हैं, यानी मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ तक कोयला फॉर्मेशन होता है। खास करके 10-12 डिग्री तक ज्यादा मिलता है। कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में कठोर तना के वृक्ष मिलते हैं, मजबूत कठोर तना के वृक्ष मिलते हैं। और जब कठोर तना के वृक्ष दबते हैं, उसमें सेडिमेंटेशन होता है, तो फिर वो दब दब के एक समय क्या करते हैं कि कोयला के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन कोयला किन क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है? अब कनाडा से कोयला निकाल रहे हैं, 60 डिग्री पर जाके कोयला निकाला जा रहा है, जर्मनी में कोयला प्राप्त किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कभी ये जो क्षेत्र रहे होंगे वो आज के विश्वत क्षेत्रों में रहे होंगे, और यही कारण है कि वहां पर कोयला प्राप्त हो रहा है, ना तो कोयला वोयला नहीं मिलता। तो एक शब्द को याद के रखने हैं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में कोयले की प्राप्ति, ये एक कारण इसकी भी रही है। तीसरा एक और कारण लिखो, जैविक प्रमाण, जैविक प्रमाण, जैविक प्रमाण। नेक्स्ट क्या था? जैविक प्रमाण, जैविक प्रमाण। नॉर्वे आप लोग देखे हो कभी? नॉर्वे को क्या बोलते हैं? उगता हुआ सूरज का देश। अरे बड़ी मार खाएगा तुम। नॉर्वे को क्या बोलते हैं?
मध्य रात्रि के सूरज का देश, मध्य रात्रि के सूरज का देश, मध्य रात्रि के सूरज का देश होता है नॉर्वे। रात में सूरज दिखाई देता है कहाँ? नॉर्वे में। ठीक है, अच्छा सुनिए, धैर्य से सुनिए। अब नॉर्वे में लेमिंग्स नामक एक जीव होता है, बिलकारी जीव लेमिंग्स होते हैं। वो लेमिंग्स जो है, जब उनकी संख्या बढ़ने लगती है तो वे पश्चिम की ओर भागने लगते हैं, और पश्चिम के पास है नॉर्वेजियन सी, तो वो कूद करके और नॉर्वेजियन सी में कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ कूद जाते हैं? नॉर्वेजियन सी में। तो वो सुसाइड नहीं करते हैं, उनका लॉजिक है कि उनके जो पूर्वज थे वो इधर ही गए थे, तो ग्रीनलैंड था उस समय, जब ग्रीनलैंड टूट रहा था तब वो ग्रीनलैंड के सहारे आगे बढ़ गए थे। तो उस समय नॉर्वेजियन सी थोड़े था, तो वो भाग गए उधर जो है, वहां से पश्चिम की ओर निकल गए। लेकिन आज तो वहां पर नॉर्वेजियन सी है और ग्रीनलैंड दूर हो गया है, तो सब कूद के उसी में अपना जान दे देता है। ये कुछ प्रमाण है, लेकिन वेगनर को इन प्रमाणों पर कोई सहानुभूति नहीं मिला। उस काल के ज्योग्राफरों ने वेगनर को बहुत बहुत गालियां दी। ये इसलिए भी गालियां पड़ी थी नहीं क्योंकि वेगनर था जलवायविक ज्ञाता। वेगनर किसका ज्ञाता था? जलवायविक ज्ञाता था, क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। शब्द क्या लिखोगे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, जलवायु का ज्ञाता था। लेकिन वो रिसर्च किस पर करके दे रहा था? भूगर्भ शास्त्र पर दे रहा था, जियोमॉर्फोलॉजी पर दे रहा था। अब फिजिशियन ऑपरेशन करना शुरू करे तो सर्जन उसको अवार्ड देगा कि गरियाएगा? गाली देगा। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे प्रोफेसर में दूसरा वाला आकर के अच्छा हस्तक्षेप करे। तो ज्योग्राफरों ने इसको बहुत बहुत खरी खोटी सुनाई। चेम्बरलिन नाम का तो एक उस काल का भूगर्भ शास्त्र का ज्ञाता होता था, अमेरिका के ही। वो कहा था कि वेगनर तुम्हारे जैसे सिद्धांत तो मेरे पैरों के धूल में बसते हैं, तुम क्या लिखेगा, ये सब संयोग है, बकबका रहा है, भागो यहां से। लेकिन इसी वेगनर को आकर के मार्गन और पार्कर ने मान्यता दिया था। 2 मिनट उन पर भी बात करना है, इसीलिए इसको कंक्लूड करो, खत्म करो, खत्म करो इसको। ठीक है, ऑनलाइन वाला सबका दिख नहीं रहा है कमेंट। ब्रिजेश जी, आए कहाँ है ब्रिजेश जी? ब्रिजेश जी, ये सबके साथ पक्षपात हो जाएगा। नहीं, कुछ इस सबका क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं तो आप ही को बुला रहे हैं। सबसे भी पूछ लेते हैं। सब ब्रिजेश जी को आप लोग थैंक यू बोल दीजिएगा कि इतना बढ़िया आप लोगों को ज्योग्राफी सब खत्म करवाते हैं, तो इनको थैंक यू करना है। हाँ, काट दिया है, क्लास गायब हो है। हाँ देखिए, क्लास रुक जाती है, कुंती जी नहीं रुकेगा क्लास। हम लोग रुकने वाले कहाँ हैं? जब तक आपको टीचर नहीं बनाएंगे तो रुकने वाले नहीं है, चिंता मत करिए, ठीक है। हम समर्पित हैं आपके लिए। चलो अच्छी बात है। हम्म, आइए एक लाइन लिखो नीचे। 1929 में, जितनी काम की बात है उतना हमने पढ़ाया, बहुत नहीं पढ़ाया। 1929 में, जी हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, प्रमाण नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। 1929 में वेगनर, 1929 में वेगनर, 1929 में वेगनर ग्रीनलैंड के, 1929 में वेगनर ग्रीनलैंड के स्मिटी द्वीप पर, स्मिटी, स्मिटी नाम याद रहेगा, स्मिटी,
1929 में वेगनर ने ग्रीनलैंड के कौन सा द्वीप था, स्मिटी द्वीप पर जलवायविक अनुसंधान के क्रम में एक बर्फीली तूफान से ढक गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आ जाइए, अब क्यों बचा रहेगा, 5 मिनट में प्लेट टेक्टोनिक पर भी बात कर लेते हैं, 5 मिनट में प्लेट टेक्टोनिक पर भी बात कर लेते हैं। मेजर हेडिंग लगा लो, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, अनुसंधान, रिसर्च, हाँ रिसर्च करने गए थे, हाँ क्लाइमेटोलॉजिकल रिसर्च पर थे, ठीक है। अमेरिका का था। सब महाभारत रामायण बीत गई, धनुषवा किसने तोड़ा, ठीक बात नहीं है मेरे भाई, लक्ष्मण से तुड़वा रहा है, और मार खाएगा रे चला। चलो, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसको भी शॉर्टकट में मार देना है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सुनो, इस सिद्धांत के सबसे पहले ये देखना कि प्लेट शब्द कहते किसको हैं। प्लेट शब्द का अर्थ क्या है, स्थल खंड का टुकड़ा, स्थल खंड का टुकड़ा। प्लेट का अर्थ क्या होता है, स्थल खंड का टुकड़ा, ए पार्ट ऑफ लिथोस्फियर, पार्ट ऑफ लिथोस्फियर, स्थल खंड के टुकड़े को जो है प्लेट कहा जाता है। और इस प्लेट शब्द को दिया किसने था, तुजो विल्सन ने, तुजो विल्सन ने कब दिया, 1965 में, 1965 में प्लेट शब्द को दिया था तुजो विल्सन ने, 1965 में दिया था, 1965 में दिया था। वहीं 1967 में, 1967 में मॉर्गन और पार्कर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत दिया था, ठीक है, सिद्धांत दिया था। मॉर्गन और पार्कर ने सिद्धांत दिया था मेरे भाई, कब दिया था, 1967 में, 1967 में, 1967 में इस सिद्धांत को दिया था मॉर्गन और पार्कर ने दिया था, मॉर्गन और पार्कर ने दिया था। एकदम ठीक हो ना, आगे बढ़ाएं। क्या कहा मॉर्गन और पार्कर ने, इसने सर्टिफिकेट दे दिया किसको, वेगनर को, कि सर आप महान थे, क्योंकि वेगनर जिन विचारों पर बात कर रहा था वही विचारे प्लेट टेक्टोनिक की भी है। अब मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि इसके एजम्पशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, समय नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पीजीटी वालों से वादा रहा कि आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को दोनों सिद्धांत को बहुत गहराई तक पढ़ाऊंगा, पीजीटी वाले लोगों को पढ़ाऊंगा। ये दो आदमी था, एगो मॉर्गन है एगो पार्कर, ये दोनों मिलकर के इस सिद्धांत को दिया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया है। कब दिया है, 1967 में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कब दिया है, 1967 में। किसने दिया, मॉर्गन और पार्कर ने। अब दिक्कत है, और दिक्कत है, ये सिद्धांत पूछेगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के जनक कौन है, मॉर्गन और पार्कर है, तो समझना कहां कुछ है,
कब दिया है? ये सब बता रही है, खटा खटा कर रही है, समझते नहीं है सर। का है आदमी। चलिए। हाय बाप, ये तो पूछना जितना बार पूछिएगा बताएंगे। आपका रोटी खाते हैं, एक बार नहीं, सबको सबको ही आ जाता है। एक बार नहीं 100 बार पूछो, जहां दिक्कत हो वहां पूछो, छोटी से छोटी बात भी पूछो, बड़ी से बड़ी बात भी पूछो। ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन पूछिए, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन पूछिए, क्योंकि हम इसी के लिए हइये हैं। अगर आपके समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो मेरा कोई काम नहीं है, इसी काम के लिए भी किए हैं। ठीक है, चलो। यूट्यूब पर पढ़ते हो तो वहां भी पूछो, क्या दिक्कत है, वहां भी तो बताते हैं। सुनो, हाँ, अभी इन्होंने क्या कहा कि पूरा विश्व 7 प्लेटों से बना है। कितना प्लेटों से बना है? 7 प्लेट से बना है। संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण कितने प्लेटों से? 7 प्लेटों से हुआ है रे भाई। इस 7 प्लेटों में 2 प्रकार की प्लेटें हैं। कौन कौन? पुनः एक बार, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। कौन कौन प्लेट है? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। कौन प्लेट है? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। ये महाद्वीपीय प्लेट किसका बना है? ग्रेनाइट का। किसका बना है? ग्रेनाइट का। महाद्वीपीय प्लेट बना है ग्रेनाइट से, और महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से। महासागरीय प्लेट किसका बना है? बेसाल्ट का बना है। वो ग्रेनाइट का बना है और ये बेसाल्ट का। दिक्कत है ग्रेनाइट और बेसाल्ट का, एकदम मस्त है ना। चलो, अब महाद्वीपीय प्लेट है 6 गो, अब महासागरीय प्लेट है 1 गो। केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, यही प्लेट महासागरीय प्लेट है, जबकि महाद्वीपीय प्लेटों में 6 है। फटाफट लिख लेना, इस 6 का नाम लिख लो। हाँ, पैसिफिक ओशियन ही है, प्रशांत महासागरीय, पैसिफिक ओशियनिक प्लेट। जी हाँ, तो पनिया कौन ची पर रुकल बा? आप नहीं सोचते हैं जी कि कुछ तो है ना जहां पानी रुकल है, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाएगा। अब ये मोटा होता है, ये पतला होता है। ये होता है ना, ये 75-75 किलोमीटर मोटा है, जबकि ये 10 से 15 किलोमीटर मोटा है। तो इसीलिए देखो गड्ढा बन गया है, पानी उसमें रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और ये ज्यादा मजबूत है, बेसाल्ट है। ये कम मजबूत है, ग्रेनाइट है। दिक्कत है, मजा आ जाता है। बीपीएससी में एडमिशन ले लेना जरूर, उसमें पढ़ा रहे हैं अभी, जो लोग पढ़ रहा है उससे पूछना, मजा आ जाता है। बरसात करा देते हैं उसमें, ठीक है। इससे एक चीजों का उसमें जबरदस्त पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि उसमें समय की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, सिविल वाले में समय की कोई सीमा उसमें नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं हो रहा है कैसे? जीके जीएस में भी तय होइएगा। हाँ, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट में जितना पढ़ाए हैं उसके बाद भी अभी पढ़ाएंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। मैं अपने विषय से चिंता नहीं करिए। हाँ, हमसे बोलने से क्या बात है। चलो आगे बढ़ाओ, सुनो। हाँ, बोर्ड पर रहिए। हाँ, महाद्वीपीय प्लेट में लिख लेना यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? यहाँ यूरेशियन प्लेट, फटाफट लिखते जाओ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और कौन सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आगे कौन सा है? अमेरिका में उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका का प्लेट है। और कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है। और कौन सा है? अंटार्कटिका का है, अंटार्कटिका का है, अंटार्कटिका का है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका की प्लेट है, अंटार्कटिका की प्लेट है, अंटार्कटिका की प्लेट है इसी में। ठीक है,
हो गया सबका। एक और अफ्रीकन प्लेट है, एक और कौन सा है, अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब इसमें तीन सीमाएं कैसे बनते हैं, अपसारी, अभिसारी, संरक्षी। अभिसारी में भी सब महाद्वीप है, सब महाद्वीप है, ठीक है। जितने लोग पीजीटी टीजीटी वाले हैं आपको चिंता नहीं करनी है, समय अभी हम लोगों के साथ है, ठीक है। आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करवा देंगे और ख़त्म करवा ही देंगे, ठीक है। जैसे भी हो देखते हैं, कब से ज़रूरत पड़ा तो दोबारा भी आपको मतलब सेकेंड बैच भी लगा देंगे हाँ। नहीं तो बिहार तो पढ़ाएंगे इस बार, कम से कम 12-15 क्लास तो पढ़ेबे करेंगे ना, 12 क्लास से कम नहीं पढ़ाएंगे। बिहार को 10-12 क्लास से ज़्यादा पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंट भी अभी 10 क्लास पढ़ाएंगे, यानी इस महीना भर बिहार और इन्वायरमेंट दोनों मिल करके ये महीना तो लेके चलेंगे ना। हाँ, कल से बिहार पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, कल से बिहार पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और जो लोग भी एब्सेंट हो उनको सूचना पहुंचा दीजिए, ये कल से बिहार वगैरह को फिट कर देना है, ठीक है। और जितने टीजीटी पीजीटी वाले हैं आप पढ़ के रखिए, जहाँ दिक्कत होती है हमसे पूछिए, ठीक है। बाकी हाँ ये तो है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है, जो लोग लिए हैं उन लोग बहुत हिम्मत का काम किए हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसमें रिजल्ट सुनिश्चित है, कब, जब आप थोड़ा समझ जाइएगा तब। और किसी विषय में रिजल्ट में बहुत मारामारी है, लेकिन अगर ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाए तो ये रिजल्ट बहुत आसान कर देता है। हमने एक ही चीज देखा है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स बहुत हैं और इसमें क्या है कि कंसेप्ट ठीक ठाक है। अगर आप समझते हैं ना तो आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं याद है हमको, लेकिन जाएगा एग्जाम देगा, मारेगा, शॉर्ट उड़ा देगा, क्योंकि वो सोच के मार देगा और सही होता है। तो ज्योग्राफी में थोड़ा आसान तो है। बाकी और कोई बातें हो तो बता दीजिए। हम्म, और किसी को कोई बातें हैं? कितने लोग हैं? तीन ही लोग हैं आप लोग ज्योग्राफी वाले? कितने लोग हैं इसमें? 1 2 3 4। तुम फिरंगी आदमी है रे। आपका कौन सब्जेक्ट है? आपका भी टीजीटी? अच्छा, हम भी बात करेंगे, आप लोग भी बात करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम सर से बात करेंगे इस पर, सर से भी कि कुछ तो हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ऑनलाइन में कितना है भाई, तुम लोग भी लिख दो। कोई वीडियो नहीं हटाया गया है, कोई वीडियो नहीं हटाया गया है भाई, ठीक है। सब वीडियो अपडेट है। चलिए, थैंक यू।